हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 17 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था। दो लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 16 दो पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड को अपने कंप्लीट करा है। जिनका छोटा वो प्लेलिस्ट में जाइए, केमिकल बॉन्डिंग में जाइए और जाकर देखिए। आज हम लोग शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में कहते हैं MOT। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में लिखते हैं MOT। ये एक्चुअली लास्ट आर्टिकल होगी केमिकल बॉन्डिंग की, फिर हम लोग मेटलर्जी शुरू करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंट्रोड्यूस क्यों हुई? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि किसी मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड आता है, यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड होता तो पैरामैग्नेटिक होती। अगर किसी मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड आता है तो पैरामैग्नेटिक होता है। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन आता तो डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक क्या है? तो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, जिसके कारण यदि कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मतलब मैग्नेट की तरफ आकर्षित होती है तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है पैरामैग्नेटिज्म, और वह सब्सटेंस कहलाती है पैरामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिज्म क्या है? तो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जिसके कारण सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से बिगली रिपेल होती है, दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म। और ये प्रॉपर्टी कहलाती है, ये कहलाता है, ऐसा सब्सटेंस कहलाता है डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सी होगी? पैरामैग्नेटिक स्पेसीज कौन सी होगी? तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड होता है, यदि किसी मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड होता है तो वो पैरामैग्नेटिक होती है। यदि किसी मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड होता है तो पैरामैग्नेटिक होती है, और किसी मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन होता है तो डायमैग्नेटिक होती है। यदि किसी मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड तो पैरामैग्नेटिक, इवन तो डायमैग्नेटिक। अगर ऑड है तो ऑब्वियसली एक न एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी। अगर जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट की तरफ आकर्षित होगा, और जिसके पास सारी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगी वो डायमैग्नेटिक होगी। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप कह सकते हैं कि जिसे अब हम लोग कह दें कि जी NO है। ये NO क्या है? तो NO में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। NO में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितनी होगी? तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 होती है, कॉन्फिगरेशन 2,5। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 2,6, मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, तो 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन मतलब ये ऑड हुआ, मतलब ये NO क्या होगी? तो डायमैग्नेटिक होगी। जिसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड हो डायमैग्नेटिक होगी। अगर हम लोग कहते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2,4। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना? तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10, तो ये इवन आया। तो इवन आया तो क्या होगी? तो ये डायमैग्नेटिक होगी। उस तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं O3, O3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी? तो 1 ऑक्सीजन के पास 16, तो 3 के पास कितनी? तो 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हुई? तो 18 इलेक्ट्रॉन है मतलब इवन है। इवन है मतलब ये क्या हुई? तो डायमैग्नेटिक होगी। तो अगर हम O2 ले लेते हैं, तो O2 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फिगरेशन 2,6, एक ऑक्सीजन के बाद 6, 12 आया इवन। इवन आया तो आपको क्या लग रहा है? तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन नहीं। बी एक्सपेक्ट डायमैग्नेटिक, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डायमैग्नेटिक होना चाहिए। बी एक्सपेक्ट डायमैग्नेटिक, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डायमैग्नेटिक, बट इट इज पैरामैग्नेटिक, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होती है। और हम B2 ले लें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फिगरेशन 2,3, मतलब एक बोरॉन के पास 3 तो 6, तो इवन है।
तो हमें लग रहा है कि ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या है, तो पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ पर जो थ्योरी अपन लगा रहे थे कि यदि किसी मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड हो तो वो पैरामैग्नेटिक होगी, क्योंकि ऑड है तो इसेंशियली एक न एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगी, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन है तो डायमैग्नेटिक होगी, अगर इवन है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि यदि किसी मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड है तो डायमैग्नेटिक होगी, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इवन है तो पैरामैग्नेटिक होगी। लेकिन आप O2 और B2 देखिए, यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन है तब भी ये क्या है, तो पैरामैग्नेटिक है। तो ये यहां से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो ये थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को एक्सप्लेन कर देता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन कर देता है कि वाई O2 और B2 पैरामैग्नेटिक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये एक्चुअली है क्या? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इट इज बेसिकली, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इट इज बेसिकली, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या, तो इट इज बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन, इट इज बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी इज बेसिकली, इट इज बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसके, तो ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रपोज्ड बाय, जो कि प्रपोज किया गया, प्रस्तावित किया गया था, प्रपोज्ड बाय मुल्किन एंड हुंड, मुल्किन एंड हुंड इन 1932। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन है किसकी, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो प्रपोज करी गई है हुंड्स एंड मुल्किन द्वारा इन 1932। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टू टाइप्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव। पहला तो टू टाइप्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव, दो प्रकार की लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव होती है। टू टाइप्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव। फर्स्ट वन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट वन, लीनियर कॉम्बिनेशन of wave with constructive interference, तो टू टाइप्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव। फर्स्ट वन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे यदि किसी स्ट्रिंग में, किसी धागे में हम लोग वेव पल्स को कंसीडर करते, सपोज ये धागा है, इसमें एक वेव पल्स है, ये वेव पल्स है, ये धागा है, दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है जो किसी वाल में फिक्स्ड है, ये वेव पल्स है, ये मान लेते हैं पॉजिटिव बाई एक्सिस। पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरह मतलब इसकी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरह मतलब इसकी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, और ये वेव पल्स एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो एक स्ट्रिंग में हमने दो वेव पल्स कंसीडर किया, दोनों वेव पल्स की एम्पलीट्यूड पॉजिटिव बाई एक्सिस के अलोंग लिए हैं, मतलब पॉजिटिवली लिए। जब ये दोनों वेव पल्स जब मीट करेंगी तो क्या होगा, तो जब ऑब्वियसली ये दोनों वेव पल्स, ये जब दोनों वेव पल्स, इट इज द वेव पल्स, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ये वेव पल्स है, तो दोनों वेव पल्स एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करा। जब ये वेव पल्स एक दूसरे से मीट करेंगी तो क्या होगा, तो दोनों की एम्पलीट्यूड पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ है, मतलब जैसे ये वेव पल्स एक दूसरे को मीट करेगा, एक वेव पल्स दूसरे वेव पल्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा, मतलब रेनफोर्समेंट करेगा, ऐड कर देगा। तो एक वेव पल्स दूसरे वेव पल्स, ये इसकी भी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, इसकी भी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, और जब ये दोनों वेव पल्स एक दूसरे को मीट करा तो दोनों एम्पलीट्यूड एक दूसरे को जोड़ दिया, है ना, ये दोनों के एम्पलीट्यूड जोड़ दिया, मतलब यहां पर क्या होगी, तो रेनफोर्समेंट होगी,
रेनफोर्समेंट होगी, रेनफोर्समेंट ऑफ वेव पल्स होगी, यहां पर रेनफोर्समेंट ऑफ वेव पल्स होगी, या इसे कह सकते हैं यहां पर रेनफोर्समेंट ऑफ वेव पल्स हो गई, और इसे कह सकते हैं या रेनफोर्समेंट ऑफ वेव पल्स हो गई, यहां पर क्या हो गई, तो रेनफोर्समेंट ऑफ वेव पल्स हो गई है, यहां पर क्या हो गई, तो रेनफोर्समेंट हो गई, यहां पर क्या हुआ, तो रेनफोर्समेंट होगी, रेनफोर्समेंट ऑफ वेव होगी, यहां पर रेनफोर्समेंट हो गई किसकी, तो वेव पल्स की। तो हमने एक स्ट्रिंग के अंदर दो वेव पल्स लिया है, दोनों की एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जहां पर वेव पल्स एक दूसरे को मीट करा, दोनों वेव पल्स एक दूसरे को ऐड कर दिया, जोड़ दिया है, इसकी एम्पलीट्यूड और बढ़ गई। इस तरह की मीटिंग को, इस तरह के इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरह के मीटिंग को, इस तरह के इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब दो वेव पल्स एक दूसरे को, दो वेव फंक्शन एक दूसरे को रेनफोर्स कर देता है, ऐड कर देता है, तो ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ वेव को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हेन टू वेव फंक्शंस, मतलब जब दो वेव एक दूसरे को रेनफोर्स करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, ऐड करता है, जोड़ देता है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकेंड वन दूसरी है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सेकेंड वन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो टाइप की वेव, एक हो गई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड सेकेंड वन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड सेकेंड वन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्ट्रिंग है, इसके अंदर वेव पल्स ये है, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव बाई एक्सिस है, मतलब इसकी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, ये निगेटिव बाई एक्सिस की तरफ, मतलब इसकी एम्पलीट्यूड निगेटिव। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो जब ये वेव पल्स एक दूसरे को मीट करेंगी, जब ये वेव पल्स एक दूसरे से मिलेंगी तो क्या होगा, तो जो निगेटिव एम्पलीट्यूड वाली वेव फंक्शन है, जो निगेटिव एम्पलीट्यूड वाली वेव पल्स है, वो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड वाली वेव पल्स की मात्रा को घटाएगा, मतलब जो ज़्यादा होगा थोड़ा बच जाएगा, जो निगेटिव हो घट जाएगा। तो ऑब्वियसली जब ये दो वेव पल्स एक दूसरे को मीट करेंगी तो क्या होगा, तो इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो घट जाएगी। ऑब्वियसली यहां पर घट गई, एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करें, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन विथ वेव विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, से हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, से हम लोग कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर वेव पल्स, वेव फंक्शन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करे, सब्सट्रैक्ट करे, वैसे को जब दो वेव पल्स एक दूसरे को मीट करे, जब दो वेव पल्स एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करे, और कॉम्बिनेशन के बाद एक वेव पल्स दूसरे वेव पल्स को, एक वेव फंक्शन दूसरे वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करता और एनफोर्स करता, तो उसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब दो वेव एक दूसरे को मीट करे, जब दो वेव एक दूसरे से कंबाइन करे और एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को डिस्ट्रॉय करे, तो ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ वेव को कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगी, तो एक वेव फंक्शन दूसरे वेव फंक्शन को क्या करेगा, तो ऐड करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगी, तो एक वेव फंक्शन दूसरे वेव फंक्शन को डिस्ट्रॉय करेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली बेस्ड है किसके ऊपर, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर। मतलब यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन होगी किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जो प्रपोज करी गई मुल्किन और हुंड द्वारा इन 1932। टू टाइप्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव, दो तरह की लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव होती है। फर्स्ट वन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
एंड सेकेंड वन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक वेव फंक्शन दूसरे वेव फंक्शन को रेनफोर्स करता है, ऐड करता है। जब दो वेव फंक्शन अगर कंबाइन करे और एक दूसरे को रेनफोर्स कर दे तो उसे हम कहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब दो वेव फंक्शन, दो वेव पल्सेस एक दूसरे को अगर कंबाइन करे और डिस्ट्रॉय करे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। नाउ वेव फंक्शन और शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाउ वेव फंक्शन और शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाउ वेव फंक्शन और शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन या एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप, तो फर्स्ट वन इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल या वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल। तो मैंने आपको बताया था कि यदि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होती हैं, यदि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होती हैं तो उसकी वेव फंक्शन कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इस तरह से जहां पर न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है ज्यादा होती है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर चलते जाते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो एस ऑर्बिटल मैंने बताया था कि अगर ऐसे बोर थ्योरी के अनुसार किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो घूम रहा तो इस तरह से, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से घूमती है कि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह न बल्कि वेव की तरफ नजर आती। तो यदि इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद होता है, यदि इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद होता तो उसकी वेव फंक्शन कैसी होती है, तो स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल होती है। यदि इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद होता है तो उसकी वेव फंक्शन, मतलब एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी वेव फंक्शन कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ऐसे बॉन्डी डायग्राम से इस तरह से दिखा देते, दिस वन, ये दिस वन। ऑब्वियसली यहां पर यदि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि 1s की ऑर्बिटल है, तो यदि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है, तो यदि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और यदि इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में मौजूद है तो उसकी वेव फंक्शन कैसी होगी, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगी, तो स्फेरिकल होगी। तो यदि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेव फंक्शन कैसी होगी, तो स्फेरिकल होगी। मान लेते 1s में अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो उसकी वेव फंक्शन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। ये 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो हम लोग उसका वेव फंक्शन क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। यदि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएगा, तो स्फेरिकल, मतलब लोग कहते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल स्फेरिकल। अगर 1s में है तो ये 1s का स्फेरिकल शेप। अगर 1s में एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसकी वेव फंक्शन को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। और यदि 1s में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है और उसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका वेव फंक्शन हम क्या ले लेंगे, तो निगेटिव ले लेंगे। ये क्या हुई, तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो यदि 1s में, यदि s में इलेक्ट्रॉन है, अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेव फंक्शन कैसी होगी, तो स्फेरिकल होगी। अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेव फंक्शन कैसी होगी, तो स्फेरिकल होगी। यदि s में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेव फंक्शन कैसी होगी, और स्फेरिकल होगी। और यदि 1s में इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसका वेव फंक्शन को पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसका वेव फंक्शन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। उसी तरह से आप 2s में भी ले सकते हैं, यहां पर 1s के जगह पर 2s भी कर सकते हैं। अगर 2s में, यदि 2s में इलेक्ट्रॉन है, तो यदि 2s में इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 2s में इलेक्ट्रॉन है, ये 2s ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, तो चाहे 1s हो, चाहे 2s हो या 3s हो,
इसका बी शेप क्या होगा, तो स्फेरिकल होगा, थोड़ा लार्जर साइज का होगा, लार्जर साइज की होगी ये 2s ऑर्बिटल। ऑब्वियसली अगर इसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज अगर होगा तो उसकी वेव फंक्शन क्या लेंगे, तो पॉजिटिव। और यदि 2s में इलेक्ट्रॉन हो और वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो तो उसकी वेव फंक्शन को क्या लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे। दिस तो ऑब्वियसली सिंपल कहें तो एस ऑर्बिटल की वेव फंक्शन कैसी होती है, एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल या वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल, और कह सकते हैं वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की वेव फंक्शन क्या होती है, तो स्फेरिकल होती है। मतलब अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी इलेक्ट्रॉन क्लॉड कैसे बनेगी, तो स्फेरिकल बनेगी। यदि क्लॉकवाइज स्पिन है तो उसको पॉजिटिव लीजिए, एंटी क्लॉक है तो नेगेटिव, चाहे 1s का हो, चाहे 2s हो, या 3s हो, या 4s हो। मतलब एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन होती है स्फेरिकल होती है। अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा तो उसकी वेव फंक्शन को पॉजिटिव लिया जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसकी वेव फंक्शन को नेगेटिव लिया जाएगा। तो सिंपली एस ऑर्बिटल की शेप, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद है तो उसकी वेव फंक्शन कैसी होगी, तो स्फेरिकल होगी। अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा तो पॉजिटिव वेव फंक्शन लेंगे, और एंटी क्लॉक स्पिन कर रहा तो नेगेटिव वेव फंक्शन लेंगे। जैसे अभी अब जिसमें आपको बता रहा था कि अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ले लिए थे, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ था तो नेगेटिव। उसी तरह से यदि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्लॉक है तो पॉजिटिव वेव फंक्शन, और एंटी क्लॉक है तो नेगेटिव वेव फंक्शन। उस तरह से शेप ऑफ पी ऑर्बिटल या वेव फंक्शन ऑफ पी ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स की शेप, या कि वेव फंक्शन ऑफ पी ऑर्बिटल्स, वेव फंक्शन ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की वेव फंक्शन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है तो कैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएगा, तो डम्बेल। कैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता, तो डम्बेल। तो अगर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी शेप, उसकी वेव फंक्शन कैसी होती है, तो डम्बेल होती है। कैसी होती है, तो डम्बेल होती है। उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, तो डम्बेल का फॉर्म होता है। तो अगर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेव फंक्शन कैसी होती है, तो डम्बेल होती है, डम्बेल होती है। दिस या बाउंड्री डायग्राम से दिस ये दिस ये पी ऑर्बिटल है। अब ऑब्वियसली पी में ऐसा आपको मैंने बताया था कि पी में जैसे 2p ले लीजिए, तो p में एक होता है px ऑर्बिटल, जैसे मान लेते ये 2px है, ये 2px है। तो बेसिक ये 2px ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, तो डम्बेल ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें ध्यान दें, एक में वेव फंक्शन पॉजिटिव होगी, अगर ऑब्वियसली इसमें अगर कहें इस स्पिन है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और इधर आएगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉक हो गया तो नेगेटिव। तो 2px ऑर्बिटल की शेप, मतलब 2px में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी क्लॉड कैसे बनेगी, तो डम्बेल बनेगी। इसमें से एक लॉब, दोनों में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेम होती है दोनों लॉब में, लेकिन इसमें एक लॉब की वेव फंक्शन पॉजिटिव और दूसरे का क्या होगा, तो नेगेटिव। तो 2px की शेप कैसी है, कहेंगे जी डम्बेल ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें से एक लॉब को पॉजिटिव वेव फंक्शन का होगा, दूसरे नेगेटिव। यहां पॉजिटिव नेगेटिव दिया है, नेगेटिव पॉजिटिव। उस तरह से अगर कहा जाए 2p बाई ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, तो 2p बाई ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, तो ये डम्बेल ही होगी, लेकिन ओरिएंटेड होगा किधर, तो बाई एक्सिस की तरफ। ये ओरिएंटेड होगा किधर, तो ये 2p बाई, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव, ये 2p बाई ऑर्बिटल होगी। उस तरह से 2pz, ये 2pz एक्स बाई ये जेड, ये 2pz की शेप कैसी होगी, तो डम्बेल होगा, लेकिन ओरिएंटेड होगी किधर, तो जेड एक्सिस के लो, ये 2pz ऑर्बिटल। एक होगी ऑब्वियसली पॉजिटिव लॉब, दूसरी नेगेटिव लॉब। तो सिंपल आपको बस ध्यान रखना है कि एस ऑर्बिटल की शेप क्या है, तो स्फेरिकल है। पी ऑर्बिटल की शेप क्या है, तो डम्बेल है। एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगी तो उसका हम वेव फंक्शन पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉक होगा तो नेगेटिव लेंगे। 2px की शेप कैसी होती है, डम्बेल होती है। इसमें से एक लॉब पॉजिटिव वेव फंक्शन, दूसरा नेगेटिव वेव फंक्शन। 2px मतलब डम्बेल ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, 2p बाई मतलब डम्बेल ओरिएंटेड अलोंग बाई एक्सिस, एंड 2pz मतलब डम्बेल ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस है। उसी तरह से
आप डी ऑर्बिटल में कर सकते हैं। डी ऑर्बिटल में क्या होता है, तो 5 डी सब ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स, डी एक्स बाई डी बाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो वेव फंक्शन और शेप ऑफ एटमिक ऑर्बिटल, सिंपल एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल, पी की डम्बल। तो एस ऑर्बिटल में स्फेरिकल, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो वेव फंक्शन पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉक है तो निगेटिव लेंगे, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, या 3s हो, या 4s हो, या 5s हो। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की शेप क्या थी, तो डम्बल। इसमें से 2 लॉब होगी, मतलब पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल 2px 2py और 2pz, पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स 2px 2py 2pz, 2px में डम्बल ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस 2py, डम्बल ओरिएंटेड अलोंग वाई एक्सिस 2pz, डम्बल ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस। इसमें से एक पॉजिटिव, एक लॉब में पॉजिटिव वेव फंक्शन होगी, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव वेव फंक्शन दूसरा नेगेटिव वेव फंक्शन के साथ होगा। ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? तो व्हेन एटमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम कंबाइन लीनियरली, जब 2 एटम की एटमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करता है लीनियरली, तो फॉर्म कर देता है एक नई ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है देन एटमिक ऑर्बिटल। जब 2 एटम की एटमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर देता है लीनियरली, ये थ्योरी कहता है कि जब 2 एटम की एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर जाता है लीनियरली, तो फॉर्म करता है एक नई ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी और शेप एटमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होगी, कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? तो व्हेन एटमिक ऑर्बिटल्स, व्हेन एटमिक ऑर्बिटल्स of two atom combine linearly, when atomic orbitals of 2 atom combine linearly, form a new orbital. When atomic orbitals of 2 atom combine linearly, form new orbital having different energy, and shape, having different energy and shape, called molecular orbital, तो जब 2 एटम की एटमिक ऑर्बिटल फॉर्म करता न्यू ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है, कहलाता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हेन एटमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम कंबाइन लीनियरली, फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, जब 2 एटम के एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है लीनियरली, तो फॉर्म कर देता है न्यू ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है एटमिक ऑर्बिटल्स, then atomic orbitals shape, then atomic orbitals shape, then atomic orbital कहलाता क्या? तो कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब 2 एटम की एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता लीनियरली, तो फॉर्म करता नई ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है, कहलाता है molecular orbital. 2 types of molecular orbital. 2 types of molecular orbital. First one is the bonding molecular orbital. First one is the bonding molecular orbital, and second one is anti-bonding. First one is the bonding molecular orbital and second one is the anti-bonding molecular orbital. So first one is the bonding molecular orbital.
तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? तो जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें लीनियरली विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करता लीनियरली और कंबाइन करने के बाद एक वेव फंक्शन दूसरे वेव फंक्शन को रेनफोर्स करते ऐड कर दे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो उसके कारण क्या होती है? तो एक नई ऑर्बिटल फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी शेप, जिसकी एनर्जी लोअर हो जाती है और शेप डिफरेंट हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो व्हेन atomic orbitals of when atomic orbitals of two atom combine linearly with constructive interference when atomic orbitals of two atoms combine linearly with constructive interference having lower energy and having lower potential energy, obviously having lower potential energy and shape, having lower potential energy and shape कहलाता है called bonding molecular orbital, called bonding molecular orbital। तो जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें लीनियरली विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें लीनियरली विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है लीनियरली विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या होगी? तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो रिपल्सन कम होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है। तो जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करता लीनियरली, रिपल्सन का मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाता, और अट्रैक्शन बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, मतलब जो नई ऑर्बिटल बनेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होंगी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उससे हम लोग कहते हैं बॉन्ड। जब दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें लीनियरली विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की घट जाएगी। किससे? तो एटॉमिक ऑर्बिटल से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। घट क्यों जाता है? क्योंकि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो दो एटम की जो न्यूक्लियस उसके बीच में जो लगने वाली रिपल्सिव फोर्सेस है वो घट जाती है, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? तो जो नई ऑर्बिटल फॉर्म होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम जाती है। जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर लीनियरली विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो जो नई ऑर्बिटल फॉर्म होगी, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है? तो घट जाती है। तो व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम कंबाइन लीनियरली विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फॉर्म when atomic orbitals of two atom combine linearly with constructive interference form new orbital form new orbitals form क्या करेगा? तो new orbitals form new orbital having lower potential energy and shape than atomic orbital कहलाता है called बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
तो जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें लीनियरली विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो फॉर्म करता नई ऑर्बिटल हैविंग लोअर पोटेंशियल एनर्जी एंड शेप देन एटॉमिक ऑर्बिटल कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है? तो जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करता लीनियरली तो फॉर्म करता नई ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, कहलाता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगी? तो जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर ले लीनियरली विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो घट जाती है। कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों घट जाती है? तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में लगने वाली जो रिपल्सिव फोर्स है वो घट जाती है, जिसके कारण यदि अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट जाएंगे। ठीक है। और जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर लीनियरली विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर लीनियरली विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो फॉर्म करेगा न्यू ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी हायर हो जाएगी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कि पोटेंशियल एनर्जी हायर क्यों हो जाती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की? तो बेसी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के कारण दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में लगने वाली जो रिपल्सिव फोर्स है वो इंक्रीज कर जाती है। तो रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज कर जाना मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाना, रिपल्सिव फोर्स घट जाना दो न्यूक्लियस के बीच में, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स घट जाना मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट जाना। तो जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता लीनियरली विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक लाइन में कहिए, फॉर्म करता बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता लीनियरली विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो फॉर्म करता एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हायर होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। एक होता नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन नहीं करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखिए। तो सेकेंड वन इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकेंड वन इज एंटी बॉन्डिंग molecular orbital, anti bonding molecular orbital। तो एंटी बॉन्डिंग molecular orbital क्या है? तो when atomic orbital of two atom, when atomic orbital of two atom, when atomic orbital of two atom combine linearly with destructive interference, when atomic orbital of two atom combine linearly with destructive interference form new orbital having higher potential energy, having higher potential energy and different shape called anti-bonding molecular orbital, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें लीनियरली विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो फॉर्म करता नई ऑर्बिटल जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हायर और शेप डिफरेंट होती है, कहलाता एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग कह दें कि ये 1s है, ये 1s है, इसमें पॉजिटिव ये 1s ऑर्बिटल की वेव फंक्शन,
ये पहले एटम का 1s है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। पहले एटम की 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये दूसरे एटम की 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये पहले एटम की 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरे एटम की 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये दोनों कंबाइन करें, ये दोनों कंबाइन करें लीनियरली विथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऑब्वियसली यहां पर दोनों की वेव फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट एटम की 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये सेकेंड एटम की 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर ये दोनों कंबाइन करें तो जब ये दोनों वेव फंक्शन लीनियरली कंबाइन करेगा तो क्या होगी? तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव वेव फंक्शन है, ये न्यूक्लियस है। तो ये वेव फंक्शन एक दूसरे को क्या करेगा? तो रेनफोर्स कर देगा, ऐड कर देगा। तो ये क्या होगी कि एक नई शेप लेकर तैयार होगी इस तरह से। एटम के न्यूक्लियस, इस एटम के न्यूक्लियस, आइए पॉजिटिव वेव। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाने से ये न्यूक्लियस एक दूसरे को कम रिपल्सन देगा। बेसिक जब दोनों वेव फंक्शन अगर आपका पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रेनफोर्स करेगा, जिसके कारण ये यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसके कारण ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में जो लगने वाली रिपल्सिव फोर्स है वो घट जाएंगी। तो यदि रिपल्सिव फोर्स घट गई तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये पहले एटम की 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम की 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें भी वेव फंक्शन पॉजिटिव, इसमें भी वेव फंक्शन पॉजिटिव, और ये दोनों लीनियरली कंबाइन करा विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर वेव फंक्शन एक दूसरे को क्या करा? तो रेनफोर्स करा। तो ये क्या हो गई? तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यहां ये वेव फंक्शन दूसरे वेव फंक्शन को क्या करा? रेनफोर्स कर दे रहा है, ऐड कर दे रहा है, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये सिग्मा, क्योंकि ये लीनियर कंबाइन करा है, एक्सल कंबाइन करा है, तो एक्सल कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? एक्सल कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है? तो भाई एक्सल कॉम्बिनेशन। तो ये चूंकि एक्सल कॉम्बिनेशन करा जैसे सिग्मा, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा। तो एक्सल कॉम्बिनेशन कौन किया है? तो 1s, इसको हम कहेंगे सिग्मा 1s। इसे कहते हैं सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे क्या कहेंगे? तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो ये 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करिए अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, तो फॉर्म कराए नई ऑर्बिटल, दैट इज सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या हुआ? तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी तरह से यदि मान लेते हैं कि पहले एटम का 1s है, मान लेते हैं ये पहले एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस इसका वेव फंक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। मान लेते हैं कि दूसरे एटम का भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, बेसिक 1s ही कंबाइन करेगा। ये दूसरे एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन इसमें वेव फंक्शन, ये न्यूक्लियस ये वेव फंक्शन नेगेटिव मान लेते हैं। और ये दोनों पहले एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, पहले एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करे, तो अगर पहले एटम का 1s और दूसरे एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करे तो क्या होगा? तो पहले एटम का 1s दूसरे एटम का लीनियर कॉम्बिनेशन हुई, यहां वेव की क्या हुई? तो लीनियर कॉम्बिनेशन हुई। लेकिन ध्यान दें, एक में वेव फंक्शन पॉजिटिव है, दूसरे में वेव फंक्शन नेगेटिव है। एक में वेव फंक्शन पॉजिटिव है, एक में वेव फंक्शन पॉजिटिव है और दूसरे में वेव फंक्शन क्या है? तो निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा? तो डिस्ट्रॉय करेगा। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर खत्म हो गई तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खत्म हो गया, मतलब ये पॉजिटिव वेव फंक्शन यहां से खत्म हो गया, ये न्यूक्लियस दिस। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो पहले एटम का 1s दूसरे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे एटम की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल,
पहले एटम की 1s एटमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम की 1s एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करा लिनियरली, लेकिन यहां लीनियर कॉम्बिनेशन होने से क्या हुआ, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यहां पर क्या हो गई, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो जब 1s एटमिक ऑर्बिटल, पहले एटम का 1s एटमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम का 1s एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करा लिनियरली विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये नई ऑर्बिटल बनी जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हायर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड गायब हो गया, तो ये न्यूक्लियस एक दूसरे को मोर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो मोर रिपल्स लगाने से क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका नाम क्या होगा, तो चूंकि ये एक्सल कॉम्बिनेशन किया है, तो एक्सल कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सिग्मा। सिग्मा किसका एक्सल कॉम्बिनेशन हुआ, तो 1s का, तो सिग्मा 1s ये भी हुआ। लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा 1s स्टार देते हैं और पढ़ते इसे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहले एटम का 1s एटमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम का 1s एटमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करा लिनियरली विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फॉर्म करा सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और पहले एटम का 1s एटमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का 1s एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर लिनियरली विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फॉर्म करा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड गायब हो गई, जिसे हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। इसे क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। इसे क्या कहेंगे, तो नोडल प्लेन हो गया। नोडल प्लेन मतलब ऐसी प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, तो जीरो, जिसे हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन है ये। नोडल प्लेन मतलब ऐसी प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, तो जीरो होगी, तो ये नोडल प्लेन है। मतलब ऐसी प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई है, तो जीरो हो गई है। तो जब दो एटम की एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करा लिनियरली विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जैसे 1s कंबाइन करा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सिग्मा 1s कंबाइन करा विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सिग्मा स्टार 1s। अब यहां पर 1s की जगह पर आप 2s अगर कर देंगे, तब यहां पर अगर हम 2s कर देंगे, यहां पर अगर हम 2s कर देंगे, तो ये 2s अगर कंबाइन करा लिनियरली विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये क्या हो जाएगी, तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगी। उस तरह से अगर 2s एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करा विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हो जाएगी। तो अगर 1s कंबाइन करा, यदि 1s कंबाइन करा पहले एटम की 1s एटमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम की 1s एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर लिनियरली विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। और जब अगर पहले एटम का 1s दूसरे एटम का 1s एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करा विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये सिग्मा क्या, सिग्मा स्टार, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। तो 1s अगर कंबाइन करे लिनियरली विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सिग्मा 1s 2s अगर लिनियरली कंबाइन करेगा विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उस तरह से 1s एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उस तरह से 2s एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करा विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फॉर्म करेगा सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, तो जब दो एटम की एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करे लिनियरली, तो फॉर्म करता है नई ऑर्बिटल। जब दो एटम की एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है लिनियरली, तो फॉर्म करता है न्यू ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है देन एटमिक ऑर्बिटल। दो तरह के एटमिक दैट कॉल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दो एटम की एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है लिनियरली, तो फॉर्म करता है नई ऑर्बिटल जिसकी शेप और एनर्जी एटमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होती है, कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, तो जब दो एटम की एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करे लिनियरली विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फॉर्म करता है नई ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लोअर होती है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी लोअर होती है और शेप डिफरेंट होता है एटमिक ऑर्बिटल से, कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब दो एटम की एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करे लिनियरली विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फॉर्म करता है न्यू ऑर्बिटल जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हायर हो जाती है और शेप डिफरेंट कहलाता है एंटी बॉन्डिंग। और बेसिक यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्यों घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्लाउड बढ़ गई, इसलिए न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन कम होगी। यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसके कारण रिपल्सन ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो बॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पोटेंशियल एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा है। ठीक है, नाउ जैसे यदि अपन ले लें पहले एटम का
ये पहले एटम का ले लेते हैं 2px एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑब्वियसली एक में पॉजिटिव वेव फंक्शन दूसरे में निगेटिव। दूसरे एटम का भी ले लेते हैं 2px एटॉमिक ऑर्बिटल, ना सेम एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है तो 2px ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसमें पॉजिटिव ये निगेटिव ले लेते हैं। अगर इसने लीनियर कॉम्बिनेशन करा, LCO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल करा तो क्या होगी? तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन करा तो क्या होगी? अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन करा दिस वन, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन करा तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो एक नई ऑर्बिटल फॉर्म कर देगा। देखिए आप दोनों पॉजिटिव वेव फंक्शन है, एक दूसरे को रेनफोर्स करेगा, मतलब निगेटिव वाली तो छोटी रह जाएगी लेकिन ये बड़ा सा हो जाएगा, ये बड़ा सा हो जाएगा दिस वन। तो पहले एटम की 2px एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम की 2px एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करा लिनियरली विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर क्या हो गई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? जब दो एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करा लिनियरली विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब देखिए यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, जो कॉम्बिनेशन हो रही है वो एक्सेल हो रही है, इससे सिग्मा। एक्सेल ओवरलैपिंग के लिए क्या यूज करते हैं? तो सिग्मा। तो किसकी एक्सेल ओवरलैपिंग हो रही है? तो 2px की, तो सिग्मा 2px। क्योंकि यहां पर एनफोर्समेंट हुई है एडिशन हुई है वेव फंक्शन की, इसलिए हम लोग कहेंगे सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये 2px एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर होंगी। ठीक है, उसी तरह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये अगर मान लेते हैं ये 2px एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या? तो 2px एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या है? तो ये भी 2px एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या है? तो ये 2px एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 2px एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2px एटॉमिक ऑर्बिटल। यदि इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन होती है LCO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये वेव फंक्शन ये वेव फंक्शन एक दूसरे को क्या करेगा? ये है दिस वन, ये है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव वेव फंक्शन है, या निगेटिव है, ये पॉजिटिव वेव फंक्शन। तो यहां पर पॉजिटिव वेव फंक्शन निगेटिव वेव फंक्शन को क्या करेगा? तो डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगी? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर क्या हो जाएगी? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो ये वेव फंक्शन इस वेव फंक्शन को क्या करेगा? ये वेव फंक्शन इस वेव फंक्शन को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब ये थोड़ा बचेगा दिस, और यहां पर क्या होगी? तो एक नो इलेक्ट्रॉन जोन होगी, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। मतलब ऐसी प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो। तो ध्यान दीजिए पहले एटम की 2px एटॉमिक ऑर्बिटल, हम ले देते हैं यहां पर पहले एटम की 2px एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे एटम की 2px एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करा लिनियरली विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि एक्सेल ओवरलैपिंग यहां पर है, इसे सिग्मा एक्सेल ओवरलैपिंग के कारण जो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुई है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो किसकी एक्सेल ओवरलैपिंग कराया? तो 2px सिग्मा 2px। लेकिन यहां पर जो एक्सेल ओवरलैपिंग आपने कराया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, इसलिए हम लोग इसे सिग्मा 2px स्टार कर देंगे। ऐसे पढ़ेंगे सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये क्या हुई? तो सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुई, ये सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुई। तो सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। ऑब्वियसली यहां पर आप 2p बाई अगर ले लेंगे सिग्मा 2p बाई एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन,
तो ये हो जाएगा सिग्मा 2p बाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर यहाँ 2p बाई लीनियर कॉम्बिनेशन एक्चुअली विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो सिग्मा स्टार 2p बाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या 2pz ले लेंगे। अगर 2pz ले ले एटमिक ऑर्बिटल, कॉम्बिनेशन सेम एटमिक ऑर्बिटल के बीच में होगी। पहले एटम का अगर 2px है, दूसरे एटम का 2px, पहले एटम का 2p बाई, दूसरे एटम का 2p बाई, पहले एटम का 2pz, दूसरे एटम का 2pz, लिनियरली कॉम्बाइन करा विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले एटम का 2pz एटमिक ऑर्बिटल, दूसरे एटम का 2pz एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करा विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पर रिपल्सन घटा है न्यूक्लियस के बीच में, जिसके कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि रिपल्सन बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक एटम का अगर 2px का एक्सल ओवरलैपिंग हो चुका है तो बाकी 2p बाई 2pz का लेटरल होगा। एक एटम का अगर 2px पहले एटम का 2px और दूसरे एटम का 2px का अगर आपने एक्सल ओवरलैपिंग करा दी तो बाकी दो का अब लेटरल होगा। किसी एक का ही एक्सल हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि पहले एटम का 2p बाई और दूसरे एटम का 2p बाई को अगर आपने एक्सल ओवरलैपिंग करा दिया तो बाकी बच गया 2px और 2pz, उसकी लेटरल ओवरलैपिंग होगी। या पहले एटम का अगर 2pz और दूसरे एटम का 2pz का अगर आपने एक्सल ओवरलैपिंग करा दिया, पहले एटम का 2pz और दूसरे एटम के 2pz का अगर आपने एक्सल ओवरलैपिंग करा दिया, पहले एटम का 2pz और दूसरे एटम का 2pz का अगर एक्सल ओवरलैपिंग करा दिया तो बाकी कौन बच गया, तो 2px और 2p बाई उसकी लेटरल होगी। तो 2px 2p बाई 2pz, तो उसमें से सिर्फ एक ही की एक्सल ओवरलैपिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि तीनों ऑर्बिटल 90 डिग्री पर है, एक ही की एक्सल होगी, बाकी दो की क्या होती है तो लेटरल ओवरलैपिंग होती है। जैसे हमने यहाँ पर 2px का एक्सल ले लिए है तो सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 2px विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप यहाँ पर बाई भी ले सकते हैं, यहाँ पर जेड भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर अपन 2px ले लिए। अब इसकी क्या हो गई तो सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑब्वियसली यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी एटमिक ऑर्बिटल से और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इसका अगर आपने एक्सल करा लिया है तो अब 2p बाई का एक्सल नहीं करा सकते, उसका अब लेटरल ओवरलैपिंग होगी। 2pz का क्या होगा, लेटरल ओवरलैपिंग होगी। तो सिर्फ एक ही का आप चाहे 2px का एक्सल कराइए, 2p बाई 2p बाई क्या करिए 2pz का, तो हमने 2px का एक्सल करा दिया है। तो सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी बाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होगी बाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि पहले एटम की 2p बाई, पहले एटम की 2p बाई, पहले एटम की 2p बाई, ये पहले एटम की 2p बाई, ये क्या है तो एटमिक ऑर्बिटल है। ये दूसरे एटम की 2p बाई, ये एटमिक ऑर्बिटल है, ये 2p बाई एटमिक ऑर्बिटल है। तो पहले एटम की 2p बाई ये एटमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरे एटम की 2p बाई एटमिक ऑर्बिटल है। ये क्या करा तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटमिक ऑर्बिटल हो गई। तो जब दोनों की अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हो गई, यदि दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन हो गई तो पहले एटम की 2p बाई और दूसरे एटम की 2p बाई यदि लीनियर कॉम्बिनेशन हो गई, पहले एटम की 2p बाई दूसरे एटम की 2p बाई की अगर लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये पॉजिटिव वेव फंक्शन एक दूसरे को क्या करेगा तो रेनफोर्स करेगा, नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा रेनफोर्स करेगा। तो जो नई ऑर्बिटल बनेगी ये आपका हो गया पॉजिटिव वेव फंक्शन वाला लॉ और बीच में एक नोडल प्लेन हो जाएंगे और ये निगेटिव वेव फंक्शन, ये क्या गई तो नोडल प्लेन हो गए। ये क्या तो नोडल प्लेन है, ये नोडल प्लेन हो गए। ठीक है, तो यहां पर एक वेव फंक्शन दूसरे वेव फंक्शन को क्या करा जोड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा। ध्यान दीजिए यहां पर एक्सल ओवरलैपिंग हुई इसलिए सिग्मा, लेकिन यहां पर साइडवे ओवरलैपिंग हो रही है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे तो पाई। इसे हम लोग क्या कहेंगे तो पाई। क्यों? क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग आप करा रहे हैं। तो ये 2p बाई की लेटरल करा इसलिए पाई 2p बाई हो गई है मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो पाई 2p बाई इसे हम क्या कहेंगे तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ध्यान दीजिए 2px का एक्सल करा इसलिए हमें 2p बाई का लेटरल कराना होगा।
2pz का भी लेटरल होगी। तो यहां पर क्या हुआ, तो पहले एटम की 2p बाई दूसरे एटम की 2p बाई एटमिक ऑर्बिटल की लीनियर कॉम्बिनेशन हुई विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फॉर्म हुई क्या, तो पाई 2p बाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले एटम की 2p बाई एटमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम की 2p बाई एटमिक ऑर्बिटल की लीनियर कॉम्बिनेशन विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फॉर्म हुई क्या, तो पाई 2p बाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उस तरह से यहां पर 2pz भी ले सकते हैं, तो 2pz की अगर कॉम्बिनेशन होती विथ 2pz एटमिक ऑर्बिटल की लीनियर कॉम्बिनेशन होती ऑब्वियसली लैटरली, तो ये फॉर्म होता है पाई 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2pz की लीनियर कॉम्बिनेशन होती तो फॉर्म होता पाई 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 2p बाई का लीनियर कॉम्बिनेशन कराएं विद डिस्ट्रक्ट, ये आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। यहां पर क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक नोडल प्लेन फॉर्म हुआ। ठीक है, पहले इसको नाउ यदि पहले एटम की 2p बाई एटमिक ऑर्बिटल है और दूसरे एटम की 2p बाई एटमिक ऑर्बिटल है, वैसे दोनों को सेम होगा, एटमिक ऑर्बिटल है हमारे पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव। अगर इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन कराएं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटमिक ऑर्बिटल, तो क्या होगी, ये है तो ये आपका पॉजिटिव वेव फंक्शन, नेगेटिव ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ये क्या करेगा, तो डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से वेव फंक्शन गायब हो जाएंगे, यहाँ से वेव फंक्शन गायब हो जाएंगे, ये बच जाएगा दिस वन, ये पॉजिटिव वेव फंक्शन बच जाएगा थोड़ा सा, या निगेटिव वेव फंक्शन बच जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ये निगेटिव वेव फंक्शन बढ़ जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव वेव, जिसका नाम क्या होगा, तो पहले एटम की 2p बाई दूसरे एटम की 2p बाई कॉम्बिनेशन करा लेकिन लैटरली करा, जिससे पाई नाम होगा, पाई 2p बाई। चूंकि यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर क्या, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, तो पाई 2p बाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसलिए हम क्या कहेंगे, तो पाई 2p बाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी तरह से अगर आप 2pz भी ले सकते हैं, जैसे यहां पर अगर ले लेंगे ये 2p है ऑब्वियसली पॉजिटिव, ये 2pz है, ये 2pz है, इसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन करा दीजिएगा तो क्या होगा, एक वेव फंक्शन दूसरे वेव फंक्शन को, ध्यान इसको नोडल प्लेन कहते हैं, इसमें दो नोडल प्लेन होगी, ये क्या है, नोडल प्लेन होगी। नोडल प्लेन मतलब ऐसी प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो एंटी बॉन्डिंग पाई 2p बाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, तो दो नोडल प्लेन है। अभी यहां पर अगर इसको कराते हैं, ये आपका पॉजिटिव, ये क्या करेगा, एक दूसरे को जोड़ेगा, तो क्या होंगे, तो ये जिसका नाम क्या होगा, तो ये इसका चूंकि लैटरल कॉम्बिनेशन जिससे पाई, ये 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगी। ठीक है, उस तरह से अगर ये 2pz का हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कराते विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां कंस्ट्रक्टिव हो रहा क्योंकि एक दूसरे को जोड़ रहा, अगर डिस्ट्रक्टिव होता तो क्या हो जाता, पाई स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, तो जब दो एटम की एटमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है लीनियरली तो फॉर्म करता न्यू ऑर्बिटल जिसकी पोटेंशियल एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है देन एटमिक ऑर्बिटल, कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। कैसे फॉर्म होता है आपको मैंने बताया, ये सारे क्या, तो नोडल प्लेन्स है, ऐसी प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। नाउ एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नाउ एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ऑर्डर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन
और कौन सी डायमैग्नेटिक होगी, कौन सी पैरामैग्नेटिक, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें हैं कि क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर आसान होगा, ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई होगी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे भी मैंने कोशिश करा है कि बेस्ट वे में बताने की, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय।